नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज हमारी चल रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर 5 लेके आए हैं। किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक, तो इनके विषय में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड की भी बात करेंगे, उसके अलावा महाजनपद भी देखेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट किंगडम रहे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, टैक्सेस वगैरह, उनके बारे में देखेंगे। 6 का चैप्टर है, सुपरफिशियल नॉलेज दी है, लेकिन वहां से भी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए आप इन दिए गए नंबर में से संपर्क कर सकते हैं किसी में भी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। जो अश्वमेध यज्ञ था, हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं, वो क्या था? तो एक राजा लोगों की देख रेख में एक घोड़ा छोड़ दिया करता था। एक टाइप का ये रिचुअल था, उसमें एक घोड़ा छोड़ दिया करता था और स्वतंत्र विचरण करने दिया जाता था घोड़े को। ये जब गुजरता था किसी ऐसे एरिया से जहां पे कोई दूसरे राजा का वर्चस्व है, तो वहां अगर वो राजा उसको रोक लेता था तो उसको जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा है राजा, उससे लड़ाई करनी होती थी। और अगर नहीं रोकता था तो मतलब उस राजा ने उसकी जो है मतलब उसकी सॉवरेनिटी स्वीकार कर ली, मतलब उसकी जो है सत्ता को स्वीकार कर लिया अपने ऊपर। फिर वो रिचुअल में भी शामिल होने आता था। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस। यहाँ पे जो किंग होते थे उसके फैमिली मेंबर भी शामिल होते थे और वो राजा भी आता था जिसने उसको स्वीकार कर लिया, उसकी सत्ता को। लेटर वैदिक पीरियड की बुक देख लेते हैं। अभी इससे पहले हमने बात करी थी अर्ली वैदिक पीरियड की, उसमें जो एक मेन बुक थी वो कौन सी? ऋग्वेद। वो काफी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताती है। उसमें हम लोगों ने बात करी थी कौन कब से कब तक के पीरियड की? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का पीरियड उसमें हमने देखा था। और अभी हम लोग देखेंगे 1000 बीसी से 600 500 या 500 बीसी तक का पीरियड। तो ये जो है लेटर वैदिक पीरियड है। इसमें कौन कौन सी बुक आती है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये रिचुअल्स और सोसाइटी के बारे में, रूल्स को बताती हैं कि उस टाइम पे सामाजिक नियम क्या क्या थे। ठीक है ना। प्रीस्ट जो पुरोहित थे उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था लोगों को, जिन्हें वर्ण कहते हैं। बहुत फेमस होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये बातें, लेकिन हम लोगों को एक एक फैक्ट फिर से पढ़ना है, बुक पूरा एनसीईआरटी कवर करनी है। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बोथ विमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। तो विमेन और शूद्र को वेद पढ़ने का कोई हक नहीं था। और जो क्षत्रिय और वैश्य थे वो सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते थे, रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते थे, यज्ञ को। यहाँ सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ से है। ठीक है, इंग्लिश में सेक्रीफाइसेस लिखा है इंग्लिश वाले वर्जन में, और उसका मतलब हिंदी वाले में यज्ञ लिखा है। ठीक है ना, मतलब सेक्रीफाइस का मतलब रिचुअल। शूद्र को रिचुअल परफॉर्म करने की इजाजत नहीं थी। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का अर्थ होता था वसने की जगह। ठीक है ना। जो रिचुअल परफॉर्म कर लेता था राजा, उसका स्टेटस भी हाई हो जाता था। ठीक है। तो
फिर जनपदों के राजा होने लगे। इससे पहले होते थे जनों के। जैसे मैंने बताया था आपको, दो कम्युनिटी जो होती थी उनको क्या बोला जाता था, जन या वेश। तो उनका जो सबसे सुप्रीम हेड होता था वो राजा हो गया। अभी यहाँ पे राजा को बोला जाने लगा जनपदों का राजा, क्योंकि वो यज्ञों को परफॉर्म करने लगे, रिचुअल करने लगे। मतलब रिचुअल्स का बहुत बड़ा महत्व था लेटर वैदिक पीरियड में। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब खुदाई करी इन जनपदों की, तो उसमें उनको उत्तर प्रदेश में एक पुराना किला मिला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास एक जगह मिली है अंतरजी खेड़ा। ठीक है ना, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, और दिल्ली में एक पुराना किला मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर, और एटा के पास भी मिला है अंतरजी खेड़ा। महाजनपद, अब हमने बात करी अभी तक जनपद की, कि जो राजा थे वो अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा होने लगे। और जनपद का अर्थ है रहने की जगह, बसने की जगह। अब कुछ ऐसे जो जनपद थे जो बहुत शक्तिशाली हो गए, उनको बोलने जाने लगा महाजनपद। तो कुछ ऐसे 2500 साल पहले ये महाजनपद डेवलप हुए। अधिकांश की एक राजधानी होती थी, इनमें से कई किले बंद थे। किले क्यों बनवाते थे, फोर्ट क्यों बनवाते थे? देखिए, दो कारण इस किताब में दिए गए हैं फोर्ट बनवाने के, जो फोर्टिफाइड करने के महाजनपदों के। तो दो कारण दिए गए। एक तो सिक्योरिटी के लिए फोर्टिफाइड करा जाता था, कि भाई कोई आक्रमण ना कर दे, जो अन्य महाजनपद का राजा है वो आक्रमण ना करके कब्जिया ले। और दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि ये थोड़ा शो ऑफ के लिए भी करा जाता था, कि भाई हम फोर्ट बना दे रहे हैं तो इससे ऐसा लगेगा कि बहुत शक्तिशाली किंगडम है, राजा की भी वाई वाई होएगी। तो इसलिए ये फोर्ट बनवाया जाता था। ये एक मैप दिया हुआ है वही पीरियड का, इसमें कुछ सिटीज दी गई हैं महाजनपद की, वो देख लीजिए। ये वैशाली, ये मगध। तो मगध काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया था। ये गंगा नदी के साउथ में था। गंगा के दोनों नदी जो थी इसके लिए काफी यूजफुल थी, ट्रांसपोर्ट में भी और सिंचाई में भी। तो एरिया काफी फर्टाइल होता था, काफी प्रोडक्शन होता था, इकोनॉमी भी अच्छी थी, और बाकी ट्रांसपोर्ट में बहुत मदद करता था। ये जो हमारा मगध वाला किंगडम है, मगध वाला एम्पायर है, तो ये गंगा के साउथ में था। और जो सोन है ना उसके ईस्ट में था। सोन के ईस्ट में गंगा के साउथ का एरिया, सोन के ईस्ट का एरिया। सोन है गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो दोनों रिवर इसके लिए यूजफुल थी, दोनों रिवर के किनारे पे स्थित था ये मगध। इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी ना मगध की, वो इसको शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अहम योगदान अदा करती है। जियोग्राफिकल लोकेशन, दो नदियों का होना, और भी बात करेंगे आगे क्यों शक्ति। अब ये देखिए महाजनपद अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। ठीक है। मगध की 3 राजधानियां थी अलग अलग समय पे, राजगृह, वैशाली, पटलिपुत्र। ये आगे मैंने राजधानियां को ही मेंशन किया है। ठीक है ना। मगध की देखिए 3 थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। अब ये हम लोग देख लेते हैं गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में एक टर्म है तक्षशिला को दी गई, इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में स्थित है ना, उत्तर पश्चिम में, तो इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। इसके अलावा ये बर्ड हेरिटेज साइट भी है तक्षशिला। शिक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था। अंग, अंग की चंपा। ये देखिए अंग की चंपा, आगे मैंने मेंशन भी किया है। तो इनकी मतलब एक तरह से आप एक रफ आइडिया ले लीजिए इनकी लोकेशन का। जैसे आ सकता है कि अपना ईस्ट से वेस्ट क्रम में सजाइए, तो 4 3 4 दे दिए गए आपको। गंधार दे दिया गया, उज्जैन दे दिया गया, और दे दिया गया मगध, या फिर थोड़े और टफ दे दिए गए कुरु, मगध, और अंग दे दिया गया कि इसको सजाइए आप वेस्ट से ईस्ट के क्रम में या नॉर्थ से साउथ के क्रम में। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ थे ये, कौन कौन से क्षेत्र में थे। जैसे ये मगध और अंग हो गए ईस्ट वाले रीजन में भारत के, उज्जैन हो गया सेंटर में, तक्षशिला हो गया इधर वेस्ट में, तक्षशिला गंधार मतलब।
ये राजधानियां दी हैं, काशी बनारस और कौशल श्रावस्ती यूपी में आता है। अंग चंपा, मगध राजगृह वैशाली पटलिपुत्र, वज्जी का वैशाली विदेह मिथिला, मल्ल का कुशावती, चेदी शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल की अहिछत्र, काम्पिल्य और मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्सक पोतन, अवंती उज्जैन महिष्मती, गंधार की तक्षशिला, कंबोज की हटक। कभी मैचिंग में आ सकती हैं। टैक्स की बात करते हैं तो महाजनपद के जो राजा थे वो किले बनवाते थे, मैंने बताया फोर्टिफाइड होते थे कुछ एरिया। तो वो रीजन भी बताए थे क्यों बनवाते थे, एक तो सुरक्षा के लिए, और अगर सुरक्षा रीजन नहीं होता तो दूसरा रीजन होता है शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए कि कितना देखो हमारा किंगडम, मतलब एम्बलिश करने के लिए, सजाने के लिए उसको कि देखो कितना शक्तिशाली फोर्ट बनाया है। तो इसके लिए अपार धन दौलत भी लगती थी, संसाधन भी लगते थे। तो वो कहाँ से आते थे, वो वहां के लोगों से टैक्स के रूप में वसूले जाते थे। कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, तो इसके लिए धन वगैरह की आवश्यकता होती थी, तो वो लोगों से वसूला जाता था। तो कर एक महत्वपूर्ण साधन था वेल्थ का। और कर किस हिसाब से थे, 1/6 था उपज का। कारीगर के ऊपर कर लगाए जाते थे कि कारीगरों को कम से कम महीने में 1 दिन काम करना होता था राजा के यहाँ, बुनकर, लोहार या सुनार को। पशुपालक पे कर लगाए जाते थे कि भाई उत्पाद दो, दूध दो, ठीक है ना, या उनसे बने उत्पाद जो भी निकलते थे, ऊन, दूध, पशु से जो मिलते हैं। और व्यापारियों को ट्रेडिंग पे जो है देना पड़ता था कर, सामान खरीदने और बेचने पे। और आखेटक जो थे, हंटर जो थे, उनको जंगल से रिलेटेड जो चीजें थी उन पर टैक्स देना पड़ता था। इस हिसाब से पैसा आता था। कृषि में परिवर्तन कि भाई शक्तिशाली ये महाजनपद क्यों बन गए इतना, इकोनॉमी फ्लरिश करी होगी इनकी। तो रीजन ये है कि वहां पे प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन थ्राइव करेगी, पॉपुलेशन थ्राइव करेगी तो इकोनॉमी भी थ्राइव करेगी, और एक्सटेंसिव हो जाएंगे किंगडम। राजा के पास संसाधन ज्यादा होंगे तो सिक्योरिटी के लिए वो अपना किला भी बनवा लेगा, दूसरे जनपदों पे आक्रमण भी कर लेगा। तो कृषि में परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था उस टाइम में राज्यों को शक्तिशाली बनाने का। वो 2 परिवर्तन आए थे, एक तो आए थे आयरन की डिस्कवरी के वजह से, कृषि में परिवर्तन। 2 परिवर्तन आए हैं, वो एक आया था आयरन की डिस्कवरी के वजह से। आयरन की जब खोज हो गई तो आयरन के उपकरण होने लगे। पहले ये लकड़ी या और हड्डियां, मतलब उससे बने हुए टूल्स यूज करते थे, पत्थर से बने हुए या और भी जो सॉफ्ट मेटल होती थी, कॉपर, ब्रॉन्ज। अभी ये यूज करने लगे हैं बने हुए, किससे, आयरन से। तो आयरन से उपकरण यूज होने लगे तो फिर जमीन की जुताई भी अच्छी होने लगी, तो उपज बढ़ गई। और दूसरा, इन लोगों ने धान के जो पौधे होते हैं, पहले ये बीज बोते थे, उसके बाद इन्होंने पौध बोना शुरू कर दिया। तो उससे क्या थे, ज्यादा उपज बढ़ गई पहले की तुलना में। परिश्रम बहुत लगता था इस काम में, खेती में, लेकिन लोग करते थे, तभी उपज बढ़ती थी। मगध, अब ये मगध के बारे में बताया, मगध क्यों इतना शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली माना जाता था मगध। उसका कारण यह था कि गंगा और सोन नदी जो थी उसके पास स्थित थी। वहां का एरिया बड़ा फर्टाइल था। एरिया फर्टाइल होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, और परिवहन में भी यूजफुल थी। अच्छा, मगध था कहाँ स्थित, ये गंगा, ये सोन, यहाँ पे मगध, गंगा के साउथ में और सोन के ईस्ट में। तो ये जो ये वाला एरिया था इसका बहुत ज्यादा फर्टाइल था, खूब उपज होती थी। और बहुत सारा एरिया इसका फॉरेस्टेड था, वनाच्छादित। उससे क्या होता था, वहां पे इन लोगों को जानवर, हाथी मिल जाते थे, उनको प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती कर लेते थे। तो हाथी का जो इंडक्शन था आर्मी में, उसने सेना को बहुत शक्तिशाली बना दिया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था हिंदुस्तान में, तो वो आगे बढ़ रहा था, तो सेना का जो इंडक्शन था, मतलब हाथियों का, तो उससे बड़ा डर गए थे। उनके पास खबर पहुंच गई थी कि हाथी वाली सेना है। तो अलेक्जेंडर की सेना बड़ा डर गई थी कि उनकी सेना तो इतनी शक्तिशाली है, हम लोग थके हारे आए हैं। तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया था। और भी रीजन रहे थे, थक बहुत गए थे। वो बताते हैं कि अलेक्जेंडर की सेना में एक बीमारी फैल गई थी,
वो पूरा इधर आपका इजिप्ट से होते हुए वेस्ट एशिया पे कब्जा करते हुए क्षेत्रों में हिंदुस्तान में घुसा था। लेकिन फिर ऐसा नैरेटिव फैल गया कि मगध वाला जो किंगडम है बहुत शक्तिशाली है, आगे जाओगे तो हराए जाओगे। सेना बहुत टाइट हो चुकी थी उसकी। और कौन सा रीजन था? वन में संसाधन थे खूब, और एक यहाँ पे आयरन ओर भी था। ये जो मगध वाला एरिया था इसमें आयरन ओर भी था, तो ये लोग आयरन के खूब उपकरण बना लेते थे, जिससे खेती भी इंप्रूव हुई और उससे हथियार भी बनते थे, तो आर्मी भी पावरफुल हुई। आयरन का यूज ने एकदम से पूरा चेंज कर दिया था। एक तो कृषि में बहुत चेंज लाया था और बाकी आर्मी में बहुत चेंज लाया था। आर्मी बहुत शक्तिशाली हो गई थी। तो आयरन की डिस्कवरी एक तरीके से वैसी मानी जा सकती है जैसे आजकल के टाइम पे कोई बड़ी जैसे इंटरनेट की डिस्कवरी हो गई है ना। उस टाइम पे आयरन की डिस्कवरी ने पूरा जो था सिचुएशन बदल दी थी। कौन कौन से रीजन? एक तो वो दो नदियों का होना, और आयरन ओर का पाया जाना, और वन के संसाधन, और प्लस हाथी आसानी से मिल जाते थे, सेना को पावरफुल हो जाती थी। अब मगध के कुछ पावरफुल रूलर की बात कर लेते हैं। देखिए, मगध में अलग अलग समय पे अलग अलग डायनेस्टीज का कब्जा रहा था। यहाँ तो 6 का चैप्टर है, काफी सुपरफिशियली बताया गया, जैसे पर्टिकुलर डायनेस्टीज के बारे में नहीं बताया गया, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की डायनेस्टी थी। उसमें थी जैसे हर्यंक आपका, और शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य, है ना। तो ये डायनेस्टीज थी। डायनेस्टीज और किंगडम में अंतर क्या होता है? किंगडम जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है। मगध था वो एरिया था, ठीक। अब वो एरिया को कहते हैं किंगडम, जहां मतलब क्षेत्र है जहां पे राज किया जाता है। द एरिया विच इज रूल्ड, ठीक है, वो किंगडम हो गया। और डायनेस्टीज क्या होती हैं? वो होते हैं वंश जो वहां पे शासन करते हैं। मतलब एक ही फैमिली के जो लोग होंगे, एक ही फैमिली के जो लोग होंगे वो शासन करेंगे, और वो एक वंश हो गया। फिर उसको रिप्लेस करके दूसरी फैमिली आ जाएगी, वो शासन करेगी, वो दूसरा वंश हो गया। जैसे पहले हर्यंक था, तो हर्यंक में हम जो थे हर्यंक वंश के लोग थे, मतलब आपस में रिलेटेड, पिता पुत्र, तो वो शासन कर रहे थे। तो अब उनको रिप्लेस करके फिर शिशुनाग आ गए, फिर उनको रिप्लेस करके नंद आ गए, फिर उनको रिप्लेस करके मौर्य आ गए। तो इस टाइप से एरिया वही रहा, लोग अलग अलग परिवार के आते गए, तो उसको डायनेस्टीज बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि दो पावरफुल रूलर, बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने अन्य जनपद को कब्जा करने के लिए सारे प्रयास किए। और फिर एक अगले रूलर आ जाते हैं अगले वंश के, दूसरी डायनेस्टी के। उनको वो भी बहुत पावरफुल थे, वो महापद्मनंद थे। इन्होंने भी अपना कंट्रोल पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट था जो सब कॉन्टिनेंट का, उपमहाद्वीप का, वहां तक बढ़ा लिया था। कैपिटल जो थी उनकी थी राजगृह, जो प्रेजेंट बिहार में है, काफी समय तक रही। और फिर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर ली पटलिपुत्र में। 2300 साल पहले, वही एलेक्जेंडर वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 2300 साल पहले मैसिडोनिया का सिकंदर एक राजा आया था, तो मिस्र में और पश्चिमी एशिया में कब्जा करते हुए वो भाई भारत घुस आया। अब भारत में भी उसने कुछ राजा को हरा दिया, और उससे लड़ाई हुई थी। फिर कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसकी सेना में एक ये नैरेटिव फैल गया कि आगे हमारा सामना होगा मगध वालों से। उस टाइम पे नंद वंश का शासन था, और उनके पास आर्मी है बहुत एक्सटेंसिव, हाथी हैं, तो हो सकता है हम लोग हार जाएं। और सेना उसकी थक भी चुकी थी। बताया जाता है कि उस टाइम पे एक बीमारी भी फैल गई थी सेना में, वो प्रेजेंट टाइम की जो मलेरिया बीमारी है उससे मिलती जुलती थी। तो ऐसा कुछ लोग बताते हैं उस टाइम पे भी मलेरिया होती थी शायद, इनकी आर्मी में फैल गई थी। कुछ मतलब ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ मलेरिया की जैसी बीमारी थी। वजी, ये एक महाजनपद था जो कि बिल्कुल डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? यहाँ का जो रूल था वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता था। एक टाइप से थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता था, एक कोई नहीं होता था राजा की भाई सारे डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट होती थी, उसको गण बोलते थे या संघ बोलते थे। और गण जो होता था कई लोगों से कंट्रोल होता था, और उसके मतलब एक गण होता था ना पूरा संघ, उसमें कई लोग शामिल होते थे, तो प्रत्येक को राजा बोलते थे।
और ये असेंबलीज में मिलते थे, सभाओं में मिलते थे और डिसीजन लेते थे। तो यहाँ का जो रूल रेगुलेशन था वो अलग तरीके का था। एक ये फैक्ट है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फैक्ट था तो मैंने डाल दिया। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दिग निकाय। तो ये बुद्ध का टेक्स्ट है, एक दिग निकाय, ठीक है ना। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और 2300 साल पहले से लिखा गया है। तो अजात शत्रु ने अपने कोई मंत्री थे वस्कार, उनको बुद्ध के पास भेजा कि वज्जी पे आक्रमण करना चाहते हैं, ठीक रहेगा। तो बुद्ध ने पूछा कि वज्जी सभाएं करते हैं, सब कुछ सही है उनका, वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई। तो वो बोले कि तब तक कुछ नहीं होगा उन्हें जब तक ये सभाएं और सब कुछ फॉलो करते रहेंगे। मतलब काफी तारीफ करी थी, उनका इंक्लाइनेशन था इस तरह की गवर्नमेंट पे। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। न्यू काइंड ऑफ राजास 3000 साल पहले, महाजनपद 2500 साल पहले, एलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था कब, 2300 साल पहले, और गणया संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, फिर चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में जल्दी मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।